तो ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया में जो विलेज इकोनॉमी थी, ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन थी। फिर यूनिट थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि किसी भी एक विलेज है तो वहाँ पे बाहर पे वो डिपेंडेंट नहीं था अपने खाने पीने के लिए। हो सकता है बाहर से कुछ आइटम आए जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें आए, अदरवाइज अपनी जो विलेज इकोनॉमी थी वो सेल्फ सस्टेन थी। वहाँ पे वहीं पे कल्टीवेटर होता था, वहीं पे पाटिल होता था, कलेक्टर और हेडमैन होता था हर एक विलेज पे कल्टीवेटर। और कितना कर वसूलता था, 1/3 और 1/6 इतना होता था, 33% या 15% इतना कुछ कर लगता था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत बढ़ जाता। एंड काफ़ी ट्रेड फ्लरिश करता था, एक दूसरे से ट्रेड करते थे एंड ज़्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूखा मर जाएगा अगर वो कट ऑफ है कोई विलेज, तो सेल्फ सस्टेन विलेज होता था, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी थी इंडिया की। ब्रिटिशर्स ने पूरा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो चाहते थे मैक्सिमम बेनिफिट उनकी मदर कंट्री को, इंग्लैंड को, इंडिया को नहीं। तो वो मैक्सिमम लैंड और एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट निकालते थे एंड सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमिक पैटर्न को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, पूरा डिस्टर्ब कर दिया। और काफ़ी हार्श रेवेन्यू डिमांड, बहुत बड़े बड़े रेवेन्यू लगाते थे, 50% कभी कभी 90% भी पहुंचा है। एंड फिर बहुत ज़्यादा फेमाइन्स आई। इतनी बड़ी फेमाइन नहीं है, लार्ज स्केल फेमाइन, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम बहुत बड़ी फेमाइन आई, 1970 में बहुत बड़ी फेमाइन थी ब्रिटिशर्स के टाइम। तो फिर रूइंस हो गया, आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन बिल्कुल हो गए। 1813 के बाद वन वे फ्री ट्रेड होता था। इंडिया से जाएगा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगी, यहाँ पे इम्पोर्ट फ्री ड्यूटी होते थे। यहाँ के क्लोथ सस्ते होते थे, बाहर से आते थे मैन्युफैक्चर होके। तो इंडियन क्राफ्ट्स एंड सब हो गया, तो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो 1813 से वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी स्टार्ट की, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी 1813, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। सो 18 अगर रेवेन्यू सेटलमेंट देखें तो 1765 में परमानेंट 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू राइट मिल गई। लेकिन 1773 तक कंपनी की हालत बहुत बेकार हो गई थी। फिर उसे वो 1772 तक क्या करना पड़ा, लोन मांगना पड़ा गवर्नमेंट से। लेकिन फिर क्या हुआ, तो इसलिए उन्हें सोचा कुछ हमें परमानेंट सेटलमेंट करना पड़ेगा कि अच्छे से हमारे पास टैक्स आता रहे, हमारे पास पैसा आता रहे। तो रेवेन्यूज को डायरेक्टली मैनेज करने के लिए उन्हें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को बोलते हैं जागीरदारी एंड मालगुजारी, जागीरदारी विस्वेदारी एंड मालगुजारी, जागीरदारी विस्वेदारी 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 एंड मालगुजारी। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं जागीरदारी विस्वेदारी एंड मालगुजारी। फिर जब वैरन हेस्टिंग थे इनके टाइम आया इतारेदारी सिस्टम। 1773 में वैरन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया इतारेदारी। ये प्रिकर्सर है, ये इतारेदारी प्रिकर्सर है किसका, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का, परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्यों बोलते हैं, इतारेदारी में 1 साल के लिए एनुअल लीज देते थे, 1 साल के लिए फिक्स कर देते थे कि इतना हमें देना है। तो इतारेदारी दी जाती थी एक बंदे को 1 साल के लिए। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में परमानेंट कर दिया था, 10 साल तक कर दिया था, 3-4 साल तक कर दिया, तो ऐसे होता था। लेकिन जो कॉर्नवालिस थे उन्हें 10 साल करके गए, परमानेंट करके गए। तो ये बिटवीन 1786 तो 1790 ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम चलता रहा। तो ये किसने डिज़ाइन किया था, जॉन शोर जो 1793 में गवर्नर जनरल बनाते थे, 1790 to 1798। तो ये जॉन शोर ने डिसाइड किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो ये वैरन हेस्टिंग ने इतारेदारी, फिर परमानेंट सिस्टम का बेकर्स था इतारेदारी। फिर उस टाइम जो कॉर्नवालिस था उसने इसको 10 साल के लिए फिक्स कर दिया था। पहले 2-3 साल तक फिक्स रहता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसमें 1793 में 10 साल के लिए फिक्स कर लिया कॉर्नवालिस ने। किसने डिज़ाइन किया था, जॉन शोर ने। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया, ये बंगाल एंड बिहार में स्टार्ट हुआ था। ये इंडिया में ये बंगाल और बिहार वाले, यहाँ पे 15 में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। 1793 में परमानेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया, कॉर्नवालिस ने। डिज़ाइन किसने किया था, जॉन शोर ने। तो किसने स्टार्ट किया, कॉर्नवालिस ने 1793 में। तो इसमें क्या था, इसके एक फीचर्स थे क्या कि जमींदार को इसलिए लैंडलॉर्ड बना दिया। जमींदार पहले ये कलेक्ट करते थे, जमीन ट्रेडिशनल जमींदार क्या करते, कलेक्ट करते थे, मालिक नहीं होते थे। तो उन्होंने जमीन का मालिक बना दिया लैंडलॉर्ड को। उन्होंने बोला कि आप हमें फिक्स्ड रेवेन्यू दोगे, परमानेंट मतलब फिक्स्ड रेवेन्यू दोगे, तो ये परमानेंट रहता है। और इसको जो जमींदारी राइट की थी उसको हेरिडेटरी बना दिया कि जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा, जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा, ट्रांसफरेबल। कि अगर सपोज आप लोन नहीं पे कर पाए तो ये जमींदारी की राइट किसी और को दे दी जाएगी। एंड इसमें अगर आप पैसे नहीं पे कर पा रहे तो आप अपना लैंड को सेल कर दो या मॉर्टगेज कर दो, मतलब आप गिरवी रख दो कहीं पे जाके मॉर्टगेज कर दो।
तो मॉर्टगेज कर सकते थे अपने लैंड को अगर आप पैसे नहीं पे कर पाए, या सेल कर सकते थे। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में था क्या, जो आपका इंटरेस्ट एक बार हो गया, जो भी रेवेन्यू फिक्स है वो फिक्स रहेगा, ना ही कम होगा ना ही बढ़ेगा, तो फिक्स कर दिया। परमानेंट है मतलब फिक्स्ड है। एंड जो इसमें बिडिंग कैसे दी जाती है परमानेंट सिस्टम में, हाईएस्ट बिडर को, जैसे मुर्शिदाबाद अच्छा एरिया है, तो वहाँ पे सपोज 200 रुपये ही एक्स्ट्रा किए जाते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा बड़ी बोली लगी, सपोज 230 लगी, तो लेकिन निकल रहे हैं 200 रुपये, तो एक्स्ट्रा करने के लिए कहाँ से करेंगे, तो वो और प्रेशर डालेगा इस पे, किसान पे, तो किसान पे और ज़्यादा बोझ बढ़ गया ऐसे परमानेंट सेटल सिस्टम की वजह से। तो फिर जमींदारी सिस्टम था इसमें, तो पहले पीजेंट से बीच में जमींदार को रख दिया एंड ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इसमें गवर्नमेंट कितना मांगती है, सपोज किसी लैंड से 100 रुपये कलेक्ट हुए हैं, तो इसमें से 89 रुपीज़ तो जाएंगे गवर्नमेंट स्टेट डिमांड, फिर 11% ये जमींदार के होंगे, 89% स्टेट के, 11% जमींदार के, और कल्टीवेटर वो सिर्फ टेनेंट बन गए। तो मतलब जमींदार के पास ओनरशिप राइट है लैंड की, तो वो इस टेनेंट को भगा भी सकता है, किसी और लैंड पे बेच सकता है या उसकी। तो ये टेनेंट पहले नहीं ऐसा होता था, टेनेंट को हटाना है तो बहुत ही मेयर टेनेंट्स बन गए, जो कल्टीवेटर से मेयर टेनेंट्स बन चुके थे इसके बारे में। तो और फिर ये जमींदारी सिस्टम कहाँ कहाँ लगा था, फिर इंडिया है तो ये लगा था पहले तो बंगाल एंड बिहार में लगा, फिर ये उड़ीसा भी एक्सटेंड कर दिया उड़ीसा में, और फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया, नदन कर्नाटका में स्टार्ट किया, एंड वाराणसी, यहाँ पे वाराणसी में, और इन एडिशन बंगाल बिहार वाराणसी उड़ीसा एंड ये मद्रास प्रेसिडेंसी में नॉर्थ कर्नाटका, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो इसमें 19% का ब्रिटिश टेरिटरी में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। इसमें सनसेट लॉज थे, जो सनसेट से पहले एक दिन फिक्स कर दिया था, तो सनसेट से पहले उस दिन जमा करवानी पड़ते थे पैसे, तो सनसेट लॉ थी इसमें। 90% ये ब्रिटिश टेरिटरी का ऑक्यूपाई करता था। उसके ड्रॉबैक क्या थे जमींदारी सिस्टम के, जमींदार का शेयर टेनेंट से फिक्स नहीं था, तो जमींदार टेनेंट से जो लैंड पे काम कर रहा है उससे कितना भी शेयर ले सकता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने की कोशिश करता था, जितना ज़्यादा वसूलेगा उतना ही ज़्यादा जमींदार का फायदा होगा। तो यहाँ पे फार्मर को बहुत दिक्कत हुई, एंड जो जमींदार से टेनेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा ये विम्स ऑफ जमींदार में रहने लगे। लाइक जमींदार जो भी चाहते थे इनके साथ करते थे, हैरेसमेंट करते थे टेनेंट, जमींदार लट को भेज देते थे, लट पकड़ा के उनको बहुत मारते थे, एंड इसमें अलाउंसेस भी नहीं देते। तो ब्रिटिशर जो कलेक्टर्स थे अलाउंसेस कुछ नहीं देते थे, यहाँ ड्राउट हो या नेचुरल डिजास्टर हो चाहे फ्लड हो, उन्हें पैसा तो पैसा चाहिए। और टैक्स डिमांड इतनी ज़्यादा हाई थी, इंग्लैंड में जितनी डिमांड थी उससे भी ज़्यादा थी, तो इससे कई बार जमींदार भी एरियर्स में फंस जाते थे, इन्हें भी दिक्कत होती थी, जमींदार से भी कर्जे में डूब जाते थे। एंड फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स स्टार्ट हुए। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स मतलब कि वो मुर्शिदाबाद का है बंदा, लेकिन वो कैलकाटा में रहने लगा जाके, जमींदार उसका कैलकाटा में रहने लगा, तो उसने किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो अब उसका भी कुछ शेयर होगा, तो बीच में मिडिल मैन बढ़ते गए, तो ये होता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। टाइम जो ब्रिटिशर्स के घर के पास जो घर बना था उसकी ज़्यादा प्रेस्टीज मानी जाती थी, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म स्टार्ट हो गया उस टाइम। फिर रैयतवारी सिस्टम आया। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर, रैयतवारी सिस्टम है, रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर। तो ये इंडिया में कहाँ था, तो ये कब आया था, 1820 में आया था रैयतवारी स्टार्ट किया था सर थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था रैयतवारी सिस्टम, सर थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। एंड इन्होंने कहाँ पे है वो साउथ और साउथ वेस्ट इंडिया, तो स्टार्ट होता मद्रास, बॉम्बे एंड कुछ असम के कुछ पार्ट, तो यहाँ पे असम का कुछ पार्ट, कुर्ग प्रोविंस, यहाँ पे कुर्ग कर्नाटका कुर्ग, तो ये बॉम्बे मद्रास कुर्ग एंड असम के कुछ पार्ट में आया था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर, ये पर्शियन से आया, रैयत मतलब कल्टीवेटर होता है। तो इसे स्टार्ट किया था सर थॉमस मुनरो ने 1820 में, इंट्रोड्यूस किया था मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ पार्ट एंड कुर्ग इन कर्नाटका। तो सेटलमेंट अब इससे ज़्यादा डायरेक्टली कल्टीवेटर से लेने लगे, तो मिडिल मैन था, जमींदार इसको हटाते, जो इसमें जो जमींदार से बीच में इनको हटा दिया गया, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स लेते थे रैयतवारी से, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं था। तो रेवेन्यू अगर टाइम पे किया जाता तो उन्हें अपने लैंड से नहीं हटाया जाता था। तो लैंड फिक्स रहा था 20 से 40 साल तक, तो लैंड फिक्स कर रहा था 20 से 40 साल तक, लेकिन ये बढ़ा देते थे 5-5 साल में, लेकिन बोला था कि 20 से 40 साल तक लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे। तो इसमें टैक्स कितना लगता था रैयतवारी में, 50% नॉन इरीगेटेड लैंड पे एंड 60% जहाँ पे इरीगेशन प्रोवाइड किया है, तो ये लगता था। फिर वहाँ पे जो लिवाई है वो एक्चुअल रेवेन्यूज लैंड से नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वो टेंशन देखते थे, सॉइल का नेचर देखते थे, सॉइल कैसा कितना
इसमें उपजाऊ हो सकती है, तो उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। तो फिर रैयतवाड़ी सिस्टम में ओनरशिप राइट्स किसकी रहती थी, पीजेंट्स की, तो डायरेक्टली पीजेंट से लेके जाते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन ये सिस्टम फेल हो गया क्योंकि इतने सारे किसान हैं, हर एक किसान से पैसे निकालना ब्रिटिश गवर्नमेंट की बस की बात नहीं थी, ना उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि हर एक किसान को वो देखे जाके, तो ये फेल हो गया। फिर महाल वाली सिस्टम आया। महाल मतलब होता है कि विलेजेस का ग्रुप, कुछ विलेजेस है उनका ग्रुप को महाल बोलते हैं। तो इंट्रोड्यूस हुआ 1833 में, ये लॉर्ड विलियम बैंटिक ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड विलियम बैंटिक ने स्टार्ट किया था। एंड इसमें कौन थे, किसने डिजाइन किया था, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, महलवाड़ी सिस्टम, हॉल्ट मैकेंजी। किसके टाइम, ये लॉर्ड विलियम बैंटिक के टाइम था। तो इंट्रोड्यूस किया था महलवाड़ी सिस्टम। तो कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, तो गंगा वैली, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोजेक्ट, तो यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोजेक्ट, सेंट्रल इंडिया, और यहाँ पे पंजाब। तो कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया था ये, तो अगर इंडिया है तो इंडिया में यहाँ पे गंगा वैली में, फिर यहाँ पे पंजाब, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड सेंट्रल इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड गंगा वैली। तो गंगा वैली, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था महलवाड़ी सिस्टम। तो इसमें क्या था कि इसमें लंबार होता था, लंबरदार, ये विलेज हेडमैन होता था लंबरदार। अभी भी काफी इंपॉर्टेंट था लंबरदार, ये विलेज हेडमैन होता है और लीडर होता है कम्युनिटी का। तो ये क्या कहता है, लंबरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इंडिविजुअली सबसे टैक्स कलेक्ट करे। तो सबसे टैक्स कौन कलेक्ट करता है, लंबरदार। तो फिर ये जाके ब्रिटिशर को पे करता था, लंबरदार कलेक्ट करता था, एक कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस का हेड होता था ये। तो इनिशियली डिमांड थी 95%, बाद में 60% रिड्यूस कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा 95% से 60% रिड्यूस कर दी। तो पूरा सिस्टम शेक कर दिया ब्रिटिशर्स ने। एक ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी थी, ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पूरा शेक कर दिया। अब लैंड को सेलेबल कमोडिटी बना दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स कर पाएंगे, अगर टैक्स नहीं वसूल पाए तो उसको बेच दो किसी और को। तो लैंड को एक सेलेबल कमोडिटी बना दिया इन्होंने आके। और इससे क्या हुआ, रेवेन्यू सिस्टम इतना ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था, और रिजिडिटी थी। इवन फेलियर्स हो जाए, रेन आ जाए, कुछ भी हो जाए, पूरी फेमाइन आ जाए, पूरा तब भी इन्हें अपना तो पैसा चाहिए था। और फिर बहुत ज़्यादा करप्ट एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, करप्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इकोनॉमी पूरी अपसाइड डाउन हो गई, पूरी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई। तो आज जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म की वजह से जो ड्रामे मचाए थे, 21st सेंचुरी में भी हम उसकी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज भी पॉवर्टी होती है एग्रीकल्चर में, पुअर यील्ड, फिर मनी लेंडर आज भी हैं। तो ये भी आज प्रॉब्लम है मनी लेंडर्स की। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए और साल लगेंगे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी पे तो बुक लिखी है आर.सी. दत्त ने लिखे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। फिर दादा भाई नौरोजी ने लिखे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी लिखे पॉवर्टी एंड, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट इंडियन थे जो एमपी बने थे। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। आर.सी. दत्त ने लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया।